गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम नियोजन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नियोजन और नीति आयोग के आपके जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करने वाले हैं। नियोजन का मतलब बच्चों कि आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग करके रखना, कुछ योजना बना के रखना। जिस तरह से हम घर में रहते हैं और हमारे माता पिता कुछ आर्थिक क्रियाएं करते हैं, आपके घरों में भी है जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, माता पिता करते होंगे, बड़े भाई बहन भी करते होंगे। वो जो भी अर्निंग होती है आपके परिवार की, उस अर्निंग के हिसाब से वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाती है। पैसा कहाँ पे खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कितना खर्च होगा, यानी उसका सही उपयोग हो। और जितनी अर्निंग है, जितनी अपनी इनकम है, जो भी अपने पास पैसे हैं, उस पैसे के अनुरूप ही कार्य हम भविष्य में, तो उसके लिए पहले से एक प्लानिंग तैयार की। तो प्लानिंग की ही क्या है, नियोजन। जो हम योजना बनाते हैं भविष्य, यानी भविष्य निर्माण के लिए जो सभी मनुष्य जो योजना बनाते हैं, हर मनुष्य इसके साथ जो कहें कि हर मनुष्य चिंतित रहता है अपने कल के बारे कि कल क्या हो। अब उस कल के बारे में चिंतित होने के कारण वो कल को यानी भविष्य को आरामदायक बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए वो आज ही कुछ प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता। और जो भी उसकी प्लानिंग में उसको लगता है कि हमारे साथ भविष्य में ये समस्याएं आने वाली है, तो उन समस्याओं के समाधान के भी वो उपाय ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है। और इन सब कार्यों के लिए उसको योजनाएं बनानी पड़ती है कि किस तरह से हमारा भविष्य आरामदायक रहेगा, सुनियोजित रहेगा। यानी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के, जो हमारा भविष्य है, उन भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में जो योजनाएं बनाई जाए, ये भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में जो कदम उठाए जाए, जो योजनाएं बनाई जाए, वो ही एक तरह से नियोजन होगा। नियोजन की अगर बात करें, सबसे पहले नियोजन 1928 में सोवियत संघ, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत माने हम कि 1928 में सर्वप्रथम सोवियत संघ ने इस प्रक्रिया को, नियोजन को स्वीकार किया था और अपनी जो आर्थिक व्यवस्था यानी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुनियोजित यानी भविष्य में अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसने इस प्रणाली को स्वीकार किया। और जो ये प्रयास सोवियत संघ ने उठाए, रूस ने उठाए, ये प्रयास काफी हद तक सफल भी हुए थे, काफी सक्सेस भी रहे ये प्रयास उसके द्वारा। जब रूस ने प्रयास उठाए या जब ये विकास का ये मॉडल रूस ने अपनाया, तो इस मॉडल को अपनाने और उस मॉडल को सफलता भी मिली, तो अन्य राष्ट्रों ने भी इस मॉडल को अपनाया और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। और हमारे देश में भी, ठीक है, हमारे देश में यानी भारत में भी 1960 में हमारे भारत में 1960 में ये जो सोवियत संघ का मॉडल था, इस सोवियत संघ के मॉडल को 1960 में 1950 में इस मॉडल को, जो मॉडल था, इस मॉडल को स्वीकार किया गया और योजना आयोग के गठन के साथ 1950 में हमने योजना आयोग के गठन के साथ 1950 में योजना आयोग के गठन के साथ इस
मॉडल को, जो सोलर सेल का मॉडल था, उस सोलर सेल के मॉडल को हमने स्वीकार कर लिया। 1950 में जो सोलर सेल के मॉडल से सारे राष्ट्र प्रभावित हुए थे, भारत भी प्रभावित हुआ था, और भारत ने आजादी के तुरंत बाद योजना आयोग का गठन किया, और योजना आयोग के गठन के रूप में भारत ने इस मॉडल को स्वीकार किया। और देश में विद्यमान जो समस्याएं थी उस समय तो भारत में आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, कई तरह की समस्याएं। ठीक है, अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्थिक समस्या। जो आर्थिक समस्याएं थी, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, कल कारखानों, उद्योगों का इनका विकास करना, ये कई तरह की समस्याएं जो भारत के सामने थी। सूचना प्रौद्योगिकी को गति देना, ये जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जिसके आने वाले टाइम पे भारत एक विकास पथ पर अग्रसर हो सके, इन समस्याओं के समाधान हेतु, यानी इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने नियोजन स्वीकार किया, या यूं कहें कि आर्थिक नियोजन हमने यहाँ पर स्वीकार किया। आर्थिक नियोजन के लिए हमने 1950, ठीक है, भारत सरकार ने क्या 1950 में योजना आयोग का गठन किया। एक योजना आयोग क्या है कि योजना आयोग की बात हम बाद में करेंगे कि योजना आयोग की शुरुआत कैसे हुई, हमें बता दिया तो भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियोजन क्या है। अगर बात करें हम नियोजन से संबंधित पक्ष की कि नियोजन क्या है या नियोजन किसे कहते हैं, तो इसके लिए सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम। तो साधारण से शब्दों में बोले अपन की नियोजन क्या है कि सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। अब नियोजन के लिए क्या आवश्यक है कि नियोजन के लिए आवश्यक है कि हमारे पास उसके उद्देश्य स्पष्ट, कि जो हम कदम उठा रहे हैं सही दिशा में कदम उठा रहे हैं, तो उसके उद्देश्य से उठा रहे हैं, वो उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होने चाहिए कि किन उद्देश्यों को लेकर हम उनको, जो उद्देश्य है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इन सब बातों का ध्यान होना या उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर परिभाषित रूप में बात करें कि नियोजन क्या है, तो निश्चित एक राजनीतिक रूप से जो सिस्टमैटिक ढंग से परिभाषित रूप में बात करें तो नियोजन संसाधनों के गठन की एक नियोजन संसाधनों के गठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया नियोजन क्या है
कि नियोजन संसाधनों के गठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्य की, जो सामाजिक उद्देश्य हमने निश्चित कर रखे हैं, उन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये नियोजन के नियोजन को एक परिभाषित रूप में हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बच्चों आगे बात करें योजना आयोग के बारे में। मैं बता रहा था आपको कि योजना आयोग क्या है, जिसका गठन 1950 में किया गया था। योजना आयोग विधि द्वारा स्थापित एक योजना आयोग क्या है? योजना आयोग विधि द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन कब किया गया था? मैंने जैसे बताया कि इसका गठन हमने 1950 में किया था। गैर संवैधानिक संगठन है, हमेशा ध्यान रखना, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक संगठन है। और भारत में नियोजन और विकास, अगर बात करें कि भारत में नियोजन और विकास की दिशा में जो प्रथम प्रयास, भारत में नियोजन और विकास की दिशा में प्रथम प्रयास, नियोजन और विकास की दिशा में जो प्रयास था, प्रथम प्रयास 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत में जो नियोजन और विकास की दिशा में जो प्रथम प्रयास किया गया था 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने, एम विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक में इसका उल्लेख किया था, नियोजन का उल्लेख किया था। और उन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी थी। इस पुस्तक में उन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी और उस योजना के मुताबिक, यानी जो इन्होंने योजना दी थी, उस योजना में इन्होंने कहा था कि आगामी 10 वर्षों में, ऐसी योजना इन्होंने प्रस्तुत करी कि आगामी 10 वर्षों में भारत की जो राष्ट्रीय आय है दोगुनी हो जाए। इस तरह की योजना इन्होंने प्रस्तुत करी। बाद में 1944 में, बाद में बात करें 1944 में बॉम्बे योजना, जो बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, बाद में 1944 में बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे योजना। इसमें भारत के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर जो योजना थी, इसमें श्री मन्ना नारायण जी और गांधीवादी योजना, एम.एन. राय की जल योजना, लिखते हो 1944 में बॉम्बे प्लान, जो बॉम्बे प्लान दिया था, उस बॉम्बे प्लान में
या बॉम्बे योजना में जो सर्वप्रथम इस योजना में बॉम्बे प्लान में श्री कमला नारायण जी की गांधी योजना, उसके बाद एम.एन. राय की जल योजना, और 1950 में जेपी नारायण की, जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना, इस दिशा में 1944 में तो बॉम्बे प्लान हो गया, बाद में श्री मन्ना नारायण की गांधी योजना हो गई, फिर एम.एन. राय की जल योजना हो गई, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना हो गई। इन सब योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास को लेकर अपने अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। अब नियोजन क्या है, ये देखने के बाद एक प्रश्न हमारे दिमाग में अवश्य होता है कि नियोजन की हमको आवश्यकता क्या, क्यों आवश्यकता है कि नियोजन करें, तो नियोजन की जरूरत हमको क्या है, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन को अपनाया गया। और इस प्रारंभ में इसके उद्देश्य जो प्रारंभ में इसके उद्देश्य रखे गए, तो उस समय की जो तात्कालिक आवश्यकताएं थी, नया देश आजाद हुआ था, समस्याएं ज्यादा थी, जरूरतें ज्यादा थी, तो उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमने अपने नियोजन को व्यवस्थित किया था। और आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो आज उस समय से लेकर आज तक, यानी आज की जो हमारी आवश्यकता है वो उस समय की आवश्यकताओं से भिन्न है। आज की जो हमारी चुनौतियां हैं वो उस समय की चुनौतियों से भिन्न है। आज की जो हमारी समस्याएं हैं वो उस समय की समस्याओं से भिन्न है। इसलिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो नियोजन किया गया, तो वो धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित होता गया। और नियोजन की आवश्यकता क्यों थी, उसके बारे में अगर हम बात करें कि संसाधनों का समुचित उपयोग, सबसे बड़ी नियोजन की क्या आवश्यकता है कि जो भी हमारे पास संसाधन, उन संसाधनों का हम समुचित उपयोग कर सकें तथा इसके अपव्यय को रोकें। जो भी संसाधन है उन संसाधनों का समुचित उपयोग हो, संसाधन फालतू में खर्च नहीं हो, उसका अपव्यय रोका जाए, और उस अपव्यय को रोकने के लिए, संसाधनों के समुचित उपयोग को करने के लिए हमको नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। देश में जो बेरोजगारी की एक समस्या है, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, जो एक अर्थव्यवस्था की समस्या चुनौती के रूप में है बेरोजगारी, तो उस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए पहला अपना था कि संसाधनों का नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें पहला था अपना कि संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए, संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए हमको नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों का किस तरह से हम उपयोग करेंगे और बेरोजगारी को दूर करने की जो दूसरी इसकी आवश्यकता है, बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमको
नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से बेरोजगारी दूर की जाएगी। कौशल विकास के माध्यम से जो आजकल कौशल विकास लेकिन इस कौशल विकास के माध्यम से इस कौशल विकास को देश के नागरिकों की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उजागर करने के इस कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा को उजागर किया जाए तथा उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग किया जाए। तो इसके लिए भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगली जो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता को कम करने की आर्थिक असमानता नियोजन होगा, सही तरीके से आर्थिक विकास होगा तो निश्चित रूप से जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए जो अमीर और गरीब के बीच जो लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो उस अंतर को भी कम करने के लिए हमको आज नियोजन जरूरी है, नियोजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्र के विकास के अगर कहें अपन कि संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए भी हमको नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना हो नियोजन के माध्यम से राष्ट्र के सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में समुचित विकास किया जाए जिससे पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का विकास हो सके। ये सब कुछ संभव नियोजन के माध्यम से ही है। आय में वृद्धि के लिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए भी हमको नियोजन की आवश्यकता है। क्योंकि नियोजन के जो प्रयास किए जाए वो इस तरह से किया जाए कि उत्पादन के अवसर बढ़े, कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के अवसर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से राज्य के आय में तो अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आय में वृद्धि के लिए भी नियोजन की हमको आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करें नियोजन की सामाजिक उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए भी हमको नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से सामाजिक उन्नति होगी, व्यवस्थित विकास से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और जब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, व्यवस्थित विकास से जब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया संपूर्ण समाज, पूरे समाज को प्रगति की ओर, विकास की ओर, हर समाज के हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होगा, जीवन स्तर सुधरेगा तो निश्चित रूप से वो समाज प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाने के कि राष्ट्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, उसको संभव बनाने के लिए भी नियोजन का काफी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नियोजन ही उसमें योगदान दे सकेगा या नियोजन के माध्यम से ही सब कुछ संभव हो सकेगा। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में अगर व्यवस्थित प्रयास किए, कोई सा भी क्षेत्र हो जीवन का, तो जीवन के हर क्षेत्र में अगर व्यवस्थित प्रयास किए जाए निश्चित रूप से जीवन स्तर, जीवन की प्रगति होना
मिनिस्टर की प्रगति होना स्वाभाविक ही है, उन्नति स्वाभाविक ही है। प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से उन्नति होगी। इसलिए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए जाए वो योजना को ध्यान में रखकर किए जाए, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की उन्नति हो सके, देश आगे तरक्की कर सके। इसके बाद बच्चों बात करें सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी दल से जो सत्ताधारी दल जब चुनाव लड़ते समय जनता से वादा करते हैं, हर राजनीतिक दल जब भी चुनाव लड़ते हैं तो जनता से कुछ वादे करते हैं। जिस दल को सत्ता मिल जाती है तो सत्ताधारी दल ने जो वादे किए हैं जनता से, उन वादों को पूरा करने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि नियोजित प्रयासों के लिए ये प्रयास जब तक नियोजित प्रयास होंगे तभी योजनाओं का निर्माण होगा। और योजनाओं के निर्माण के बाद नियोजित प्रयास के द्वारा योजनाएं पूर्ण होती है, तो योजनाएं इसी तरह की बनती है जिस तरीके सत्ताधारी दल ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था। उन वादों को पूरा करने के लिए भी नियोजन बहुत आवश्यक है। नियोजन की आवश्यकता हमको रहती है। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने, जो आर्थिक मामले हैं तो आर्थिक मामलों में सरकार की क्या भूमिका रहती है, उस सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए और संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता रहती है। जन कल्याण के कार्यों को करने की जन कल्याण के कार्य हैं, उन जन कल्याण के कार्यों को करने की संस्थाएं भी कहाँ से आएंगी? वो भी नियोजन से ही आएंगी। वो भी एक तरह से नियोजन का ही पक्ष है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नियोजन के बिना देश का विकास करना बहुत ही मुश्किल है। किस तरह से देश का विकास किया जाएगा और किस तरह से देश की तरक्की की जाएगी, जब तक नियोजन को नहीं अपनाया जाएगा तब तक देश का विकास करना, देश की तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है। भारत में अगर बात करें अपन नियोजन के लक्षण, तो भारत में है अगर नियोजन के लक्षणों की बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश है भारत, जहां केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण राज्यों के रूप में किया है और एक शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के तहत, यानी एक शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के तहत इनकी सरकारों का गठन किया जाता है और सत्ता परिवर्तन के साथ, ऐसा नहीं कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के साथ ये बदलती जो योजनाएं हैं ये बदलती रहती है। यानी नीति निर्माण और योजना आयोग इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है कि सत्ताएं कैसे भी बदले, लेकिन जो योजनाएं बना रही है जनता के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए,
वो योजनाएं उसी सत्ता कोई सी भी आए, लेकिन कोई सी भी सरकार आए वो उन्हीं योजनाओं के अकॉर्डिंग देश की तरक्की करे, देश का विकास करे। बच्चों, आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।